भारतीय राजनीति में सबसे बड़ा राज जो है इस देश की ओबीसी की संख्या के आधार पर गिना जाता है। आपको पता होगा कि 1931 में जब इस देश में जनगणना हुई, जातीय जनगणना जब होती है, तब इस देश में सभी जातियों के आंकड़े और उनके जो आंकड़े है वो सरकार दिखाती है। आज़ादी की पहले की बात करें तो 1931 और 1941 के बीच में जब यह जातीय जनगणना होती है तो 31 से 41 के बीच में जनगणना तो होती है, लेकिन उसके जो आंकड़े हैं वो सरकार दिखाने से मना कर देती है। इस देश में सबसे बड़ा मुद्दा ओबीसी की संख्या का है। इस देश में ओबीसी के आंकड़े अभी तक की किसी सरकार ने सामने नहीं लाए हैं, जिसके वजह से इन ओबीसीओं को नौकरी में और अन्य तमाम जगहों पर, चाहे वो शिक्षा हो चाहे वो नौकरी हो, इन जगहों में जो आरक्षण है वो आवंटन नहीं हो पाता और इसी तरीके से जो है ओबीसी का हक जो है कहीं ना कहीं सरकार मारते जा रही है। जी हाँ साथियों, मैं हूं हितेश और आप देख रहे हैं द थिंक। ओबीसी की संख्या इस देश में सबसे बड़ा मुद्दा बन रहा है। बिहार सरकार ने, नीतीश कुमार की सरकार ने यह जाहिर कर दिया है कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव है उसमें ओबीसी की संख्या बहुत मायने रखने वाली है और इसलिए अपने सरकार की तरफ से उन्होंने अपने राज्य में ओबीसी की जो जनगणना है उसमें जारी करने का काम लागू कर दिया है, चालू कर दिया है। अब इस देश में जो है तमाम मनुवादी मानसिकता के लोग, तमाम ब्राह्मणवादी मनुवादी विचारधारा के लोगों को इस बात से बड़ी आपत्ति हो रही है, जिसके वजह से इस देश में अगर ओबीसी की जातीय जनगणना हो गई तो उन लोगों का जो बेड़ा गर्क हो जाएगा जो इन ओबीसीओं का हक मार रहे हैं, जो इनकी जगहों पर बने बैठे हैं। दिलीप मंडल साहब जो कि वरिष्ठ पत्रकार है और प्रोफेसर भी है, उन्होंने अपने ट्वीट के माध्यम से ये कहा है कि ओबीसीओ के लिए अगर सरकार कोई नीतियां बनाती है तो उनके आंकड़ों को भी देखना बहुत जरूरी है। उन्होंने अपने ट्वीट में बहुत सी बातें कही है और उन बहुत सी बातों में ये मुद्दा छुपा हुआ है कि इस देश में जिस ओबीसी की हम बात कर रहे हैं उनकी संख्या के आधार पर उनको उनके हक और अधिकार नहीं मिल पाते हैं। उन्होंने साथ में यह भी कहा कि केंद्र सरकार जो है केंद्र सरकार ओबीसी फाइनेंस कमीशन चलाती है, जिसकी तरफ से राज्यों को ओबीसीओ के नाम पर फंड जो वितरित किया जाता है और ये जो फंड वितरण किया जाता है इसमें ओबीसीओ को किस आधार पर फंड दिया जाता है और किन राज्यों को कितना फंड और उनके संख्या के अनुपात पर मिलता है यह जाहिर नहीं हो पाता। तो जाहिर सी बात है कि इस देश में बहुत सा जो धन है जो ओबीसी के नाम पर राज्यों को जाता है उसके ऊपर कुंडली मार करके कौन बैठा है, यह जो बड़ा सवाल है ये दिलीप मंडल साहब ने खड़ा किया है। और अन्य बातें हैं जो उन्होंने कही है कि इस देश में ओबीसी की संख्या मंडल कमीशन के आधार पर 52% गिनी है, जिसके चलते हुए इस देश में सरकार जब भी नीतियां बनाती है तो उन नीतियों को जिस तरीके से वितरण करती है तो वो जो उनका वितरणात्मक करने का जो तरीका है वो कहीं ना कहीं बेबुनियाद है, क्योंकि बिना संख्या के आधार पर, बिना किसी आंकड़ों के अनुपात पर आप कोई अगर नीति बनाते हैं, अगर आप कोई एक ऐसा कानून बनाते हैं तो वो जो कानून है वो जमीनी स्तर पर लागू होने में बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी, क्योंकि समस्या ये है कि आपके पास में आंकड़े पर्याप्त नहीं होने की वजह से वो जो आपकी सुविधाएं है, वो जो आपकी जो नीतियां है वो लोगों तक के नहीं पहुंच रही है, जिसके वजह से इस देश में ओबीसी, तमाम जो आर्थिक पिछड़े हुए ओबीसी समाज के लोग हैं उनको वो सही उनके हक और अधिकार नहीं मिल पाते हैं। बहुत पॉज करो। सरकार का मानना यह भी है कि अगर ओबीसी की जातीय जनगणना की जाएगी तो जातियों के आंकड़े स्पष्ट हो जाएंगे और इस तरीके से जातिवाद देश में बढ़ जाएगा। लेकिन देखिए कि सरकार की जो नीति है वो इस देश में ओबीसीओं की जातिगत जनगणना नहीं कराना चाहती। अगर 52% इस देश में ओबीसी की संख्या 1931 के जनगणना के हिसाब से है तो आज जो है 21वीं सदी चल रही है, 2023 में आज ओबीसी की संख्या कितनी प्रतिशत हो चुकी है ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, ये अपने आप में राज की बात है। तो इस देश के तमाम ओबीसी समुदाय के लोगों को समझना पड़ेगा कि जिस तरीके के नाम से जिस तरीके से इस मामलों को दबाने के लिए सरकार ओबीसीओ के मुद्दे को दबाने के लिए हिंदू मुसलमान के झगड़े लगाती है, हिंदुत्व के नाम पर आपको एक करने की बात करते हैं, हिंदू खतरे के नाम पर होने की वजह से आपके भावनाओं के साथ में खिलवाड़ करते हैं। और तमाम ये जो मुद्दे हैं, चाहे फिर वो रोजगार का हो, चाहे फिर शिक्षा का हो, चाहे फिर वो बेरोजगारी का हो, महंगाई का हो, गरीबी का हो, इन तमाम मुद्दों को दबाने का काम जो है इस देश में सरकार कर रही है। यह आपको समझना होगा। उन्होंने सरकार को ये भी
आईना दिखाया है कि 2024 के चुनाव को लेकर के अगर ओबीसीओ की संख्या सामने आ गई तो सरकार डर रही है कि उनका जो वास्तविकता में जो इस देश का पिछड़ा जो है वो अगर उसको अपनी संख्या पता चल गई तो इस देश का प्रधानमंत्री कहीं ना कहीं ओबीसी ना बन जाए। इस बात से भी इस देश की जो मनुवादी लोग हैं ये डरे हुए हैं और इसलिए हमेशा से ही वो ओबीसीओ के जनगणना के खिलाफ में रहे हैं, ओबीसीओ के आरक्षण के खिलाफ में रहे हैं। उन्होंने अमेरिका का एक स्पष्ट उदाहरण देते हुए कहा कि जिस तरीके से अमेरिका में जो काले वर्ण के लोग हैं उनकी जाति, उनकी जो जनगणना है वहां की सरकार कराती है और वहां पर जो है इक्वालिटी बनी हुई है, उस तरीके से भारत में भी इक्वालिटी बनी रहेगी। आप आंकड़े जाहिर तो करें, इस बात का हवाला देते हुए उन्हें सरकार को आईना दिखाया है। उन्होंने इस बात को भी कोट किया है कि सुप्रीम कोर्ट ने बार बार 1991 के जब इस देश में ओबीसी को 52% संख्या इस देश में ओबीसी की है और 27% रिजर्वेशन मंडल कमीशन के आधार पर मिला है, तो इस बात का हवाला देते हुए उन्होंने कहा है कि किसी भी समुदाय के लिए कोई भी जो नीति है, कोई भी सरकारी नीति बनाने के लिए उन जातियों के जो आंकड़े हैं वो होना जरूरी है, वरना अगर आप कोई नीति बनाते हैं तो वो सफल नहीं हो पाएगी, वो जमीनी स्तर पर काम नहीं कर पाएगी। इस तरीके का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया है और सुप्रीम कोर्ट के इस बात को उन्होंने कोट करते हुए कहा है। अब समझना होगा कि इस देश के तमाम उन ओबीसी लोगों को जो मानते हैं कि इस देश में ओबीसीओ की जातिगत जनगणना होनी चाहिए, ओबीसी की संख्या के अनुपात पर आरक्षण मिलना चाहिए, ओबीसी को लेकर के इस देश में धर्म के नाम पर जो धंधा हो रहा है, धर्म के नाम पर इनको बरगलाया जा रहा है, फुसलाया जा रहा है, तमाम जो इस देश के जो मुद्दे हैं उनको खंगालने का काम जो है जातिवादी मीडिया करती आई है और सरकार करती आई है। इन मुद्दों को समझना होगा ताकि इस देश में ओबीसी को अपनी जातिगत जनगणना के लिए हक और अधिकार की जो लड़ाई है वो लड़नी पड़ेगी, जिसके वजह से जो है आपको शासन प्रशासन में जाने के लिए आपको जो कहीं ना कहीं एक तरीके से सीढ़ी मिल पाएगी। जिस तरीके का आपके लिए इस देश में 340 के तहत, कॉन्स्टिट्यूशन के 340 कलम के तहत आपके ओबीसी समाज के लिए जिस तरीके से हक और अधिकार दिए गए हैं उसको आपको जानना पड़ेगा, उसको आपको समझना पड़ेगा। बहुत से सवाल जो है दिलीप मंडल साहब ने यहाँ पर खड़े की है। अगर आपको और भी डिटेल में जानकारी लेनी है तो आप दिलीप मंडल साहब के ट्विटर हैंडल पर जाइए और वहां पर देखिए उन्होंने जिस तरीके से इस देश में ओबीसीओ के मुद्दे को उठाया है, ओबीसीओ के मुद्दे को लेकर के सरकार को आईना दिखाया है, यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है और ये जो है हर इस देश के ओबीसी ने इस बात को समझना चाहिए। बहरहाल उन्होंने इन तमाम मुद्दों को लेकर के सरकार के ऊपर जो सवाल खड़ा किया है और तमाम इस बात को लेकर के इस देश की जो जातिवादी मीडिया है जो कभी भी ओबीसी के मुद्दों पर बात नहीं करती है, कभी ओबीसी के आरक्षण पर बात नहीं करती है, कभी ओबीसी के संख्या के ऊपर जो बात नहीं करती है, इस देश में कितने आईएएस आईपीएस ओबीसी समाज से बने हुए इसके ऊपर जो कभी चर्चा नहीं करती, ये उनके लिए दिलीप मंडल साहब ने बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। साथियों, इस बात को लेकर के आप क्या सोचते हैं और आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। बने रहे द थिंग के साथ, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।